हेलो दोस्तों, मैं विक्रम। आप सभी को आपके YouTube चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं कि किस तरह से एग्जाम में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है। और जो आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो एक साल में 1 साल पूछा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो आपको लिखना है कि घर में लगे उपकरण क्या कर रहा है, घर में लगे उपकरण आदि में बहने वाली धारा का मान। जो घर में उपकरण रहता है लगा हुआ, जैसे पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या उपकरण है। वोल्टेज दिया दिया रहता है कि उसमें कितना वोल्ट तक वह सक्षम कर सकता है। तो ये कह रहा है कि धारा, घर में लगे उपकरण आदि में बहने वाली धारा का मान उनके लिए निर्धारित धारा के मान से अधिक ना हो जाए। जो उपकरण है उनमें निर्धारित धारा के मान से अधिक ना हो जाए, उसके लिए एक हम युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। अगर इस टाइप से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना होगी। अगर आप इसका एक तरफ से और हम डिफिनेशन कर सकते हैं कि एक लाइन में इसका डिफिनेशन होता है, तो अगर उस टाइप से आप कीजिएगा तो आपको नंबर कटने की बहुत ही संभावना रहता है। अगर एक लाइन में लिखिएगा तो आपको भी नंबर एक ही लाइन के अनुसार दिया जाएगा। फिर बाद में आप बोलिएगा कि हम तो लिख के आए थे लेकिन नंबर नहीं मिला। नंबर इसी कारण से नहीं मिलता है कि आप एक लाइन में आंसर करके चलाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम तो लिखवे गए थे एग्जाम में लेकिन नंबर भी नहीं दिया, तो हम क्या करें। वो गलती नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 3 लाइन आपको लिखना है। आपको एक लाइन कभी नहीं लिखना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं और क्या कर रहा है इस पर कि यह मिश्र या किस मिश्र धातु का बना होता है। तो यह होता है एसएन मतलब टीन, टीवी मतलब शीशा, सीयू मतलब तांबा के मिश्रण से बनता है, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में कि जो रहता है क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्यूज का गलनांक होता है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको मारना है बहुत ही कम। क्या मारना है आपको? बहुत ही कम। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी का पूरा नाम। ये सब क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर। तो आपको लिखना है, यहां पर आप लिख दीजिएगा कि उत्तल तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ उत्तल लिखिएगा और एक तरफ अवतल। लिखने के बाद आपको एक लिखना है फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट लिख के लिखना है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। और इधर 1 नंबर में लिखना है, आप इधर भी 1 नंबर दीजिएगा और अवतल में लिखिएगा अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होता है। जब दूसरा पॉइंट लिख रहे होंगे तो आप 2 दीजिएगा और उत्तल दर्पण की ओर लिखिएगा यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और इधर भी 2 दीजिएगा अवतल की ओर। इधर लिखिएगा यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट बोलिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। जब आप इधर 3 दिए हैं तो 3 नंबर का पॉइंट इधर भी आप लिखिएगा। अवतल दर्पण के द्वारा हम वस्तु से बड़े प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। चौथा, कम से कम 4 अंतर दीजिएगा, कम से कम 4 अंतर। तो चौथा कह रहा है उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और चौथा उधर अवतल की ओर लिखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तब आपको जाकर 2 नंबर मिलेगा।
नहीं तो 2 पॉइंट लिखिएगा, आप खोजिएगा कि हमको 2 नंबर मिल जाए तो नहीं मिलने। ओम का नियम लिखें, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में। अगर 2 नंबर में पूछे तो कैसे लिखना है हम यहाँ पर बताएंगे, और 5 नंबर में पूछेगा कैसे लिखना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो 2 नंबर में जब पूछे तो आपको इस तरह से लिखना है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिख देना है ओम का नियम किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है ओम का नियम, फिर तीर का निशान दीजिएगा, फिर उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो। समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, मतलब ताप क्या है, नियत है। ताप क्या है, नियत है। वही बोल रहा है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब आई, प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरे के बीच आरोपित विभवांतर, मतलब भी, के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अर्थात क्या, अर्थात आई समानुपाती भी, या आप लिख सकते हैं भी समानुपाती आई। तो क्या होगा, भी बराबर, जब समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट होता है आर, आर यहाँ हो जाता है, इसलिए भी बराबर आई आर होता है। जब हम आई बराबर लिखेंगे तो भी बटा आर, जहां आर क्या है, जहां आर एक नियतांक है, नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम आप समझ गए होंगे क्या कहता है, नियत ताप पर, क्या है, नियत ताप पर, वही बोल रहा है इसमें। नियत ताप पर अगर प्रवाहित विद्युत धारा, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरे के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। अर्थात आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, इसलिए भी समानुपाती आई। तो हम क्या किए, भी बराबर, समानुपाती हटाएंगे तो आर आएगा, तो भी बराबर आई आर, भी बराबर क्या, आई आर, अर्थात आई बराबर भी बटा आर, जहां आर एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आप यहां तक कीजिएगा तो आपको आराम से 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, और ये हर साल एग्जाम में पूछता है ओम का नियम, या 2 नंबर में पूछेगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको क्या करेगा कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापन करें। तो बस ओम का नियम आपको यहाँ तक लिख देना है, फिर हम सत्यापन बताएंगे कैसे करना है आपको। चलते हैं, पूछ दिया था कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कितना अणुजल, 10 अणुजल। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से Na2CO3 इंटू 10H2O लिख सकते हैं। देखिए, आपको एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पक्का आएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करे वाला क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। चलिए हम इसको संतुलित कैसे करते हैं आप सीखिएगा, और आराम से संतुलित एग्जाम में कर सकते हैं। दिया हुआ है Fe प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है Fe3O4 प्लस H2। अब आपको देखना है कि दोनों संतुलित है। देखिए, दोनों संतुलित नहीं है। बोलिएगा कैसे संतुलित नहीं है, यहाँ Fe कितना है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन, लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो हम इसको संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, चलिए करते हैं। जब यहाँ पर Fe3 है तो हम यहाँ पर अगर 3 लगा देंगे तो Fe3 हो गया, और इधर भी Fe3 हो गया। अब बच गया H2, तो इधर H2 2 है, इधर भी 2 है। चलिए यहाँ पर मामला ठीक है।
लेकिन देखिए मामला कहाँ पर गड़बड़ होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन आप यहाँ पर थोड़ी ना 4 कर दीजिएगा, आप यहाँ पर लगाइए 4। ऑक्सीजन क्या है, 4 है, तो देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना अणु हो गया, 4 दूनी 8, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना 2 है। अगर हम यहाँ पर 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, Fe3, यहाँ पर Fe3। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। क्या अब ये क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस टाइप से हम संतुलित किए हैं। ये श्रेणी किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। चलिए हम इसका आंसर करते हैं। कह रहा है कि जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अनुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या कह रहा है कि जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अनुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। क्या कह रहा है, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होगा जिसे हम सजातीय श्रेणी कहेंगे। एग्जाम्पल जिसे मेथेन, एथेन, जितना भी एथेन ग्रुप का है वो सजातीय श्रेणी में आएगा, याद रखिएगा। क्या एग्जाम्पल मेथेन और एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे। कोशिका का 4 कोशिकांग का नाम लिखे। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है। तो 4 कोशिकांग का नाम है, पहला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा क्या है, लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। 2 क्वेश्चन नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो तीसरा है केंद्रक, याद रखिएगा। तीसरा क्या है, केंद्रक। और चौथा गोल्जी उपकरण। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम, पहला क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा केंद्रक याद रखिएगा, और चौथा गोल्जी उपकरण याद रखिएगा। तो 4 हो गया। अब ये भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और लाइसोसोम का क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको मारना है लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट कि हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, अगर पूछा तो। ये सब क्वेश्चन एक साल छोड़कर 1 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, चलिए समझते हैं। कह रहा हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या कह रहा, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या कर रहा है, समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप इतना लिखिए। और 2 नंबर बोल रहा है कि रक्त और लसिका में अंतर। रक्त और
लसिका में अंतर। तो एक तरफ आपको रक्त लिख देना है, एक तरफ लसिका। इससे पहले आप लिखिएगा रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है आपको? रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ रक्त और एक तरफ लसिका लिखकर आपको बीच में पाई खींचना है। रक्त की ओर लिखिएगा पहला, यह लाल रंग का होता है, और इधर लिखिएगा यह रंगीन या हल्के पीले रंग का होता है लसिका में। रक्त में दूसरा लिखिएगा, इनमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। किसमें? रक्त में। लेकिन कह रहा है लसिका में इसमें कणिकाएं नहीं होती है। किसमें? लसिका में कणिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, किसमें? रक्त में, कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लसिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फिर रक्त की ओर चलिएगा, देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं। रक्त के में लिखिएगा यह 4 नंबर पॉइंट, यह हृदय के अंगों तक बहता है। क्या लिखिएगा? 4 नंबर, यह हृदय के अंगों तक बहता है और वापस आता है। लेकिन लसिका में 4 नंबर में लिखिएगा यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात उत्तर से हृदय की ओर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट में बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हैं।